हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग को पावर जनरेशन का वो चैप्टर आज फिर से रिवीजन कराने जा रहा हूँ, जो विश्वनाथ सर ने पहले ही ऑलरेडी आप लोग को लिख कर भेज दिया है। देखिए, पावर जनरेशन का मतलब होता है कि बिजली का उत्पादन, और बिजली का उत्पादन हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, इस चैप्टर के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। अब पावर जनरेशन के लिए किन किन तरीक़ों में आ जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टीम टरबाइन चलाकर भी हम लोग बिजली जनरेट करते हैं। तो स्टीम टरबाइन के लिए चलाने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर हम लोग को कोयले की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हम लोग पानी को काफ़ी ऊंचाई से गिरा कर भी बिजली का जनरेशन कर लेते हैं। तो कौन कौन से तरीके से हम लोग बिजली को जनरेशन करते हैं, उसके बारे में ही एक शॉर्ट रिविजन आज देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है पावर जनरेशन ऑफ। तो पावर जनरेशन का मतलब बता दिया है आपको, बिजली का उत्पादन कराना। तो पावर जनरेशन के एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो पावर जनरेशन में कौन किन तरीक़ों से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तब उनको पहले दो टाइप में बांटा गया है। ये यहाँ पर देखिए, दो तरीक़ों में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी जो उसमें एनर्जी हम लोग लगाते हैं, जिस तरीके से बिजली का उत्पादन करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो वो दो तरीके से हमारे पास उपलब्ध होते हैं। एक का नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और दूसरे का नाम है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त न हो, प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे देखिए, जियोथर्मल, हाइड्रो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस और टाइडल एनर्जी, ये सब प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में है। यानी कि एक बार यूज होने के बाद ये समाप्त नहीं होते, इनका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। इसलिए इनको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसका मतलब दोबारा यूज किया जा सके। रिन्यूएबल मतलब बार बार यूज किया जा सके। देखिए, परिभाषा में भी लिखा गया है, सभी नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होते हैं, जिससे उनका असीमित उपयोग समाप्त न हो सके किया जा सकता है। ये पर्यावरण के लिए सहायक होते हैं। तो ऐसे भी देखिए, जो हमारे पास डीजल, पेट्रोल या फिर कोयले होते हैं, एक बार जल जाने के बाद वो राख के रूप में बेकार हो जाते हैं, उनका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इनको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनका दोबारा उपयोग न किया जा सके, एक बार यूज करने पर ये समाप्त हो जाते हैं, इनका भंडार सीमित है। तो ये हो जाते हैं हमारे दो तरह के एनर्जी सोर्सेज होते हैं। अब इनमें भी देखिए, जियोथर्मल, हाइड्रो, इन सब के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखना है कि कैसे इन एनर्जी सोर्स का उपयोग करके हम लोग बिजली का जनरेशन करते हैं। कैसे हम लोग टाइडल एनर्जी के द्वारा बिजली जनरेशन करेंगे, कैसे बायोगैस के द्वारा बिजली जनरेशन करेंगे, कैसे सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली का जनरेशन करेंगे, इन सब के बारे में हमको देखना है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल यानी कि इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। लिखा है, वह ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर धरती की सतह से काफ़ी नीचे 1.5 किलोमीटर दबी रहती है, ज्वालामुखी या भूकंप वाले क्षेत्रों में अत्यधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए, लिखा गया है कि ज़मीन के अंदर दबी होती है। ज़मीन के अंदर, इसका हमने फिगर किया हुआ है, नेट से देखिए, फिगर हम इसका किए हैं। ज़मीन के अंदर, यहाँ पर देखिए, ये ज़मीन का लेयर है, बनाया गया है। ज़मीन के लेयर, जब अंदर कोई एनर्जी होगा तो काफ़ी मात्रा में जैसे भूकंप आता है, तो भूकंप से लावा निकलती है जो बहुत गर्म होती है। तो वहाँ का जो वाटर होता है वो भी बहुत गर्म होता है। जब ये पानी गर्म होगा तो इस पानी से हम लोग भाप बनाते हैं। यहाँ पर स्टीम दिखाया गया है, और इस स्टीम के माध्यम से हम लोग टरबाइन चलाते हैं। और टरबाइन जब रोटेट करेगा, स्टूडेंट आपको पहले ही हमने क्लास में कई बार बताया हुआ है कि ये मान लीजिए मेरा टरबाइन है, ये हमारा पहले शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के आरे किनारे किनारे हम लोग टरबाइन लगा दे रहे हैं। ठीक, अब इस टरबाइन पर अगर कोई चीज़ आप फ्लो कराते हैं, तो ये टरबाइन धीरे धीरे ऐसे से रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, रोटेट करेगा। और इसके पीछे अगर शाफ्ट को हम लोग अल्टरनेटर से कपल्ड कर देंगे, तो अल्टरनेटर का भी शाफ्ट रोटेट करेगा। अल्टरनेटर के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं कि अल्टरनेटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब ये टरबाइन घूमने लगेगा तो इस अल्टरनेटर से जो शाफ्ट यहाँ पर लगाया हुआ है वो भी रोटेट करने लगेगा। जब वो भी रोटेट करने लगेगा तो इस जनरेटर पर हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगेगी। हो सकता है वो एनर्जी वो छोटी मात्रा में हो, लेकिन स्टूडेंट इसके माध्यम से भी हम लोग बिजली का जनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जियोथर्मल एनर्जी सोर्स का, किस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा है हमारे पास। जियोथर्मल के बाद लिखाया गया हाइड्रो एनर्जी।
हाइड्रो एनर्जी के बारे में, यानी कि जो पानी से बिजली का जनरेशन किया जाता है उसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। अब पानी से कैसे एनर्जी हम लोग कहेंगे कि आप कैसे बिजली को जनरेट करेंगे, तो पानी के लिए भी देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखा गया है। ऊंचाई वाले स्थानों पर जल की उपलब्धता एकत्रित कर जल की स्थितिज ऊर्जा को उपयोग कर विद्युत का निर्माण किया जाता है। जल की गतिज ऊर्जा को पानी के टरबाइनों को चलाकर जनरेटर को कपल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। स्टूडेंट, अब इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से फिर से देखेंगे। ये देखिए हमने इसका फिगर डाला हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि पानी को ऊंचाई में एकत्र करके, हम लोग बांध के बारे में सुने होंगे नाम, तो बांधों में देखिए काफ़ी ऊंचाई पर, ऐसे काफ़ी ऊंचाई पर बांध बनाया जाता है जो ज़मीन से बहुत ऊंचे होते हैं। और यहाँ पर पानी को स्थितिज ऊर्जा को ऊंचाई पर जब हम लोग कर देंगे तो उसमें एक छोटा सा जब होल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए जगह बनाया गया है ताकि पानी बाहर आए। तो अब ये इतना ज़्यादा मात्रा में पानी यहाँ पर एकत्रित है कि अब छोटा सा जगह देने पर बहुत हाई प्रेशर में ये पानी निकलेगा। चूँकि ऊंचाई है और ऊंचे से हम लोग थोड़ा कम ऊंचाई पर यानी नीचे की तरफ पानी को फ्लो कराते हैं, तो हाई प्रेशर से भी आता है पानी। और ये हाई प्रेशर का पानी टरबाइन पर जब हम लोग गुजारेंगे, यहाँ पर टरबाइन दिखाया गया है आपको, टरबाइन पर जब हम लोग इस पानी को गुजारेंगे तो टरबाइन रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको जनरेटर दिख रहा होगा, जैसे ही टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन से कपल्ड है जनरेटर और जनरेटर भी रोटेट करेगा। जब जनरेटर रोटेट किया तो उसके माध्यम से ये 3 वायर दिखाए गए हैं, RYB, 3 फेज का सिंबल ये दिखाया गया है। और 3 फेज की बिजली जनरेशन होगी और ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग इसको आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी ओवरव्यू है, इसके बारे में अभी डिटेल से और बताया जाएगा। ये अभी ओवरव्यू है कि हाइड्रो एनर्जी का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। तो हाइड्रो एनर्जी का देख रही है आप कैसे उपयोग होता है। ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी को हम लोग ऊंचाई पर एकत्रित करेंगे और उसी पानी को हाई प्रेशर पर जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके माध्यम से टरबाइन चलती है और टरबाइन को हम लोग जनरेटर पर यहाँ करके जनरेटर चलाकर बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है विंड एनर्जी। अच्छा, हाइड्रो एनर्जी की जो बिजली होती है उसका उपयोग हम लोग बल्ब, ट्यूबलाइट, मोटर, पंखे आदि सभी में कर सकते हैं। बिजली तो चाहे किसी चीज़ से भी जनरेट हो, अगर बिजली जनरेट होगी तो उसका उपयोग हम लोग बिजली बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए है बिजली को हम लोग जो भी हमारे संसाधन उसको चलाने में हम लोग कर सकते हैं, ट्यूबलाइट, पंखे इत्यादि सभी चीज़। विंड एनर्जी देखिए, विंड एनर्जी में भी जो हवा चलती है उसका उपयोग, उस हवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली को बनाने के लिए। अब ये कैसे करते हैं इसको भी देखिए, इसका भी हमने फिगर डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये विंड एनर्जी का फिगर दिखाया गया है स्टूडेंट। विंड एनर्जी में क्या होता है कि टरबाइन का कुछ जो विंड है उस विंड का जो ब्लेड है इसका साइज कुछ इस आकार में बनाया था। देखिए इधर हल्का पतला है, फिर इधर ऐसे करके कर्व में है कुछ हल्का। तो इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी बनाई जाती है कि जब हवा पीछे से इस पर आए लगे तो ये ब्लेड, सभी ब्लेडों पर हवा लगेगी तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। जब रोटेट करने लगेगा तो इसका शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करेगा। और जस्ट इसके पीछे में ही यहाँ पर दिखाया गया है, ये अल्टरनेटर है, जनरेटर, अल्टरनेटर को ही हम लोग जनरेटर बोलते हैं। ये अल्टरनेटर इसी में कपल्ड है, ये दिख रहा है आपको सिंबल बनाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर कपल्ड है और अल्टरनेटर भी हमारा रोटेट करेगा। तब जब अल्टरनेटर रोटेट करेगा तो हमको 3 फेज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी और 3 फेज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर के माध्यम से आगे हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी से भी इस तरह से हम लोग बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान ही है, बस हमको किसी भी तरीके से स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में विद्युत का उत्पादन करने के लिए अल्टरनेटर को घुमाना पड़ता है। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए किसी भी स्रोत का आप इस्तेमाल कर लेंगे, जिस स्रोत का इस्तेमाल करेंगे उस टाइप की बिजली का उत्पादन नाम उसका दिया जाएगा। जैसे हम लोग पानी के द्वारा किए तो पानी हाइड्रो एनर्जी प्लांट, अगर हवा के द्वारा कर रहे हैं तो विंड प्लांट, और अगर स्टीम के द्वारा करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट, और अगर जैसे अभी पीछे बायोगैस का था आएगा, बायोगैस हो जाएगा तो बायोगैस प्लांट हो जाएगा, जियोथर्मल तो जियोथर्मल प्लांट। ऐसे ही जिसके द्वारा हम लोग बिजली का जनरेशन करते हैं उसका नाम हो जाता है। तो विंड एनर्जी का भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पर दिखाया गया कि विंड एनर्जी का उपयोग कहाँ करते हैं। तो विंड एनर्जी ज़्यादातर से यूरोपीय देश जैसे अमेरिका हो गए, तो यहाँ पर विंड एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर समुद्र के किनारे हवा कुछ ज़्यादा चलते रहते हैं, तो विंड एनर्जी आसानी से हम लोग को काफ़ी मात्रा में हवा मिल जाती है और उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में आप लोग
देखे होंगे, कुछ नहीं होगा तो आप अपने घर पर एक पैनल लगाए होंगे। उस पैनल पे देखे होंगे कि हम लोग जब सूर्य की रोशनी पड़ती है उस पर, हमने फिगर इसका भी लिया हुआ है। जब सूर्य की रोशनी किसी भी एक पैनल पे पड़ती है तो हम लोग अपने घरों में एक बैटरी लगाते हैं। उस बैटरी हमारी इसमें से प्लस माइनस का ले आते हैं टर्मिनल, और बैटरी हमारी चार्ज होती है। अगर स्टूडेंट यही चीज़ काफ़ी मात्रा में काफ़ी सारे पैनल्स लगे हों, जैसे यहाँ पर दिखाया गया आपको बहुत सारे पैनल्स दिखाए गए हैं, तो बहुत सारे जब पैनल्स लगा जाएंगे तो सूर्य की रोशनी जब सभी पैनल्सों पर पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर का जनरेशन कर सकते हैं हम लोग, और सभी पावर को स्टोर करके बैटरी के द्वारा एक बड़ा सा प्लांट हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सोलर प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं। सोलर प्लांट देखिए कभी न खत्म होने वाला प्रदूषण रहित स्रोत होता है। कभी न खत्म होने का तात्पर्य इसका ये है कि सूर्य तो आसानी हमारे पास हमारे लिए एक असीमित ऊर्जा का भंडार है, इसको हम लोग पहले हमेशा ही बोलते हैं। तो ये कभी न समाप्त होगा, क्योंकि सूर्य तो समाप्त हो नहीं सकता है, इसलिए कभी न समाप्त होने वाला ही है। प्रदूषण भी नहीं होगा इसमें, नेचर के साथ में है, ये बढ़िया नेचर के लिए है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं वो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस एनर्जी। बायोगैस के बारे में हम लोग देखे होंगे कि गोबर गैस प्लांट इसको बोल सकते हैं हम लोग। गोबर गैस प्लांट कैसे काम करता है देखिए, इसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। बायोगैस एक सस्ता, स्वच्छ और सुलभ ईंधन है जो जानवरों के मलमूत्र तथा कई प्रकार की वनस्पतियों को वायु तथा सूर्य की अनुपस्थिति में सड़ाकर पैदा किया जाता है। बायोगैस में 70% मीथेन गैस होती है जो कि अत्यंत ज्वलनशील होती है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जो घरों में सरलता से बायोगैस प्लांट लगाकर उत्पन्न किया जा सकता है। इसे गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। अब देखिए गोबर गैस प्लांट कैसे काम करता है। यहाँ पर बोल दिया कि जानवरों का मल मूत्र से हम लोग इसको सड़ाकर सूर्य की अनुपस्थिति में, सूर्य तथा हवा की अनुपस्थिति में, यानी हमको इसका डिजाइन बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े और हवा ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो भी मल मूत्र के दिखाया गया है, और यहाँ देखिए जानवर दिखाया गया। जानवर का मतलब जानवरों के मल मूत्र को हम लोग एकत्रित करते हैं और इनका एक घोल बनाते हैं। ठीक है, और इनका घोल जब बनाते हैं हम लोग सूर्य की अनुपस्थिति में, यानी कि लगभग ये जो लेयर है, ये लेयर जमीन के लगभग ये लेयर आपका जमीन के लगभग नीचे होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये बाकायदे सड़ता है। जब सूर्य के अंदर ये सब सड़ जाएगा तो सड़ने के बाद यहीं से मिलती है यहाँ इसको बायोगैस। बायोगैस जो होती है वो मीथेन गैस होती है, NH4 मीथेन गैस। और मीथेन गैस आपको पहले ही लाइन में लिख गया है कि मीथेन गैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है। और उस ज्वलनशील के माध्यम से हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप चाहो तो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लो, स्टीम कन्वर्ट करके आप जनरेटर चला सकते हो, या फिर उसका इस्तेमाल आप थर्मल एनर्जी के रूप में भी चाहे जैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से भी बिजली का उत्पादन हम लोग इस तरह से कर लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब कौन सी हमारी एनर्जी है, ये बायोगैस हो गई। बायोगैस के बारे में आपको बता दिया गया है कि यह प्लांट ज़मीन के अंदर लगाते हैं, कोई गर्मी का प्रभाव नहीं होता है, 30 से 35 सेल्सियस रखा जाता है। ये सब उसको बनाने समय ध्यान में रखा जाता है। टाइडल एनर्जी के बारे में देखिए। टाइडल एनर्जी, समुद्र पर आप देखे होंगे लहरें उठती रहती हैं। आप अगर फिल्मों में भी देखेंगे या फिर कहीं पर घूमने गए होंगे तो वहाँ पर भी देखे होंगे कि समुद्र की लहरें हमेशा उठती रहती हैं। तो ऐसा उठना और गिरना क्यों होता है? ये उठना और गिरना ज्वार भाटा के कारण होता है। दरअसल में सूर्य और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और इन्हीं गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण लहरों का ऊपर की ओर उठना उसको हम लोग ज्वार, और लहरों को लहरों का नीचे गिरना उसको भाटा बोलते हैं। और यहाँ पर भी इसका उपयोग भी करके हम लोग बिजली का प्लांट बनाते हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं तो उसके माध्यम से भी हमारा यहाँ पर टरबाइन लगाया हुआ, ये फिगर हमने लिया हुआ है। ये टरबाइन हमारी रोटेट करेगी, और जब वापस आएंगी तब पर भी ये टरबाइन रोटेट करेंगी। जब लहरें इधर से आएंगी तब पर भी टरबाइन रोटेट करेगा, जब वापस जाती हैं तब पर भी ये टरबाइन रोटेट करता है। और जैसे ही ये रोटेट करता है तो यहाँ पर हम लोग जनरेटर लगाकर, इसके साफ्ट में कपल करके जनरेटर लगाकर हम लोग बिजली का जनरेशन यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ का बिजली जनरेशन थोड़ा कम मात्रा में होता है, लेकिन बिजली के जनरेशन इसके द्वारा भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास तरीके हैं कि कौन कौन से एनर्जी सोर्स हैं जिसके द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं कोयले के द्वारा। कोयला से कैसे करते हैं? कोयले को तो डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, तो कोयले को हम लोग जलाते हैं।
कोयलों को जलाने के बाद उससे स्टीम बनते हैं, भाप बनाते हैं, और उस भाप का इस्तेमाल हम लोग थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में करने से पहले हम लोग कोयले के बारे में जानते हैं थोड़ा, कि कोयला हमारा क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है, ठीक, कौन कौन से टाइप के कोयले होते हैं। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में हमको कोयले के बारे में भी पढ़ना है। देखिए लिखा गया है, कोयला जीवाश्म ईंधन का प्रकार है। कोयले की उसकी गुणवत्ता के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या फिर पिट कोयला। देखिए 4 टाइप के कोयले होते हैं। एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ये जो चारों क्रम बनाया गया है, ये घटते क्रम में बनाया गया है। बढ़िया वाला कोयला, उससे डाउन और सबसे लोवेस्ट डाउन, ठीक सॉरी 4 टाइप के हमारे पास कोयले दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए हमने कोयले का फिगर लिया हुआ है, पहले उसके देख लेते हैं उसके चार्ट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला एंथ्रेसाइट तथा सबसे ख़राब क्वालिटी वाला कोयला पिट होता है, जो राख ऐश होती है। यानी कि जिस कोयले में जितनी ज़्यादा मात्रा में राख होगी वो कोयला उतना ही खराब होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, जो बढ़िया चीज़ होगा उसमें राख की मात्रा बहुत ही कम होगी, जो कोयला ख़राब होगा उसमें ही राख की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो पिट जो कोयला होता है उसमें राख की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे वो ख़राब मात्रा में कोयला होता है। और जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि उसमें राख की मात्रा बहुत ही कम होती है। और स्टूडेंट, कार्बन की मात्रा जिसमें जितनी ज़्यादा होगी, जिस कोयले में जितनी ज़्यादा होगी, वो कोयला ही उतनी अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए एंथ्रेसाइट जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है आर्द्रता यानी नमी इसमें सबसे कम है, और कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि 1 किलो में कितने किलो जूल की एनर्जी देगा। तो 1 किलो में 30,000 किलो जूल की एनर्जी दे रहा है। जबकि वहीं अगर हम लोग विटामिन कोयले की बात करें तो 1 किलो में 27,000 ही देगा। तो यानी कि इससे ये ज़्यादा हो गया। और इसमें देखिए नमी की मात्रा भी ज़्यादा है, यहाँ पर 10% से कम ही है, और यहाँ पर 20 से 30% है, यानी नमी भी ज़्यादा है। जब नमी ज़्यादा होगा तो वो कोयला ख़राब क्वालिटी का माना जाएगा। और यहाँ पर नमी कम है, और राख भी इसमें, तब जब नमी कम है तो राख भी कम मिलेगा, और जब राख कम मिलेगा और इसमें कार्बन की मात्रा और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, तो ये सबसे नंबर 1 क्वालिटी का हो गया, और ये नंबर 4 क्वालिटी का हो गया। आर्द्रता इसकी सबसे ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है, कार्बन की मात्रा भी सबसे कम है, ये सबसे लो क्वालिटी का है। यहाँ पर 2000 लग रहा है स्टूडेंट, ये 2000 नहीं 20,000 होना चाहिए था। तो इस हिसाब से घटते क्रम में हो गया कोयले की टाइप्स। यहाँ पर देखिए कोयले को हमने दिखाया हुआ है कि कैसे उसकी टाइप्स के बारे में लिखा हुआ है, चार्ट देखिए बना हुआ है। ये चार्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंथ्रेसाइट, इसको हम लोग हार्ड कोयल भी बोलते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ कोल यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ ऊपर की तरफ देखिए लिखा गया है इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर बनाया गया है। तो इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, यानी कि इधर के साइड में अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो उधर ज़्यादा मात्रा में हीट दिखा, जो कोयला होगा वो हीट उसका ज़्यादा होगा। और इस साइड में जो दिखाया गया है, यानी कि इधर से अगर इधर से इधर जाएंगे तो इधर वाले कोयले का सबसे ज़्यादा नमी की मात्रा जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए सबसे बढ़िया वाला जो वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोल, इसको हम लोग हार्ड कोल भी बोलते हैं। हाईली डिजायरेबल फ्यूल, यानी कि फ्यूल के लिए ही हम लोग सबसे अच्छा इसको मानते हैं, अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन कर देखते हैं कि हमारे पास फ्यूल के लिए यही वाला कोयला हम लोग लेंगे, जो कि मोस्ट कम मात्रा में होता है। और ज़्यादातर से फ्यूल के लिए अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह है तो इसी कोयले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विटामिन कोयले को हम लोग सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, ये थोड़ा कम यूज होता है इसकी अपेक्षा, लेकिन फिर भी जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह नहीं है वहाँ पर हीट के लिए हम लोग इस्तेमाल इसका कर लेते हैं। ये लिग्नाइट कोल को हम लोग ब्राउन कोल भी बोलते हैं, ये ब्राउन कोल। और ब्राउन कोल का लो हीट कंटेंट, जहाँ पर लो हीट, इससे कम हीट की आवश्यकता होगी, विटामिन कोल से जहाँ पर कम हीट की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम लोग लिग्नाइट कोल का इस्तेमाल कर लेंगे। और जो पिट कोल होते हैं, नाट ए कोल, इसको कोल के अंतर्गत नहीं रखा गया, हालांकि टाइप है, लेकिन ये एक कोयला नहीं होता है, बहुत ही लो इसमें हीट कंटेंट होते हैं। तो इस तरह से कोयले की 4 डिज़ाइन होगी, सबसे अच्छी क्वालिटी, उससे लो, उससे लो, उससे लो, ठीक। सबके बारे में दिखा भी दिया कि कार्बन कंटेंट्स जो होंगे इसमें सबसे ज़्यादा होंगे, इसमें और कम होंगे, इसमें और कम होंगे, इसमें सबसे लो होंगे। मॉइस्चराइजिंग इसमें सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसमें कम होगा, और इसमें कम होगा, और इसमें। इस तरह से स्टूडेंट आपको दिखा दिया गया है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस एंड ऑयल। जैसे हम लोग ईंधन के रूप में अभी ठोस इस्तेमाल किए हैं कोयला,
वैसे ही और भी हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, तो ये सब के बारे में भी देखते हैं। तो विश्व की 40% ऊर्जा का आवश्यकता तेल द्वारा पूर्ण की जाती है। प्राकृतिक तेल क्षेत्र है असम, ये सब क्षेत्र बताए गए हैं कि कहाँ से हम लोग बिजली का जो ऊर्जा के लिए तेल निकालते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये सब क्षेत्र हैं, यहाँ से आते हैं। और गैस एक निश्चित गैस ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। गैस ईंधन के बारे में बताया गया है। गैस ईंधन एक निश्चित संगठन है की है, एसिटिलीन, एथीन, मीथेन। दूसरी औद्योगिक गैसें प्रोड्यूसर गैस, कोक ओवन गैस, वाटर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, यानी कि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है एलपीजी सिलेंडर के रूप में, वो सभी गैसें इसमें शामिल हैं। दूसरी औद्योगिक गैसें में और ये गैसों के टाइप दिखाया गया है कि गैस प्लांट भी बनता है, तो उसके माध्यम से हम लोग कैसे बिजली का जनरेशन करते हैं। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देखिए, अभी छूट गया था आगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करता है उसके बारे में भी हमने फिगर डाल दिया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर लिखा गया है कि भारी अस्थिर नाभिक जैसे यूरेनियम, यहाँ पर यूरेनियम दिखाया गया है 92U235, भारी अस्थिर नाभिक, इसको समझिए पहले। यानी कि इसके जो नाभिक होते हैं बहुत ही भारी होते हैं लेकिन अस्थिर, इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। इसमें ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूरेनियम पदार्थ होता है उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है कि उसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी फोड़ देंगे तो बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन नीचे दिखा रहे हैं कि 1 किलो यूरेनियम, ये लाइन नीचे देखिए, 1 किलो यूरेनियम 235 संपूर्ण नाभिकीय विखंडन क्रिया में 4500 टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकले ऊर्जा के बराबर होती है। यानी 1 किलो यूरेनियम को अगर हम लोग ज़मीन पर पटक दें तो उससे इतना हीट निकल सकता है जितना कि 4500 टन। 4500 टन का मतलब है कि एक जो रेलगाड़ी आती है, ट्रेन जाती है, सब मालगाड़ी, उस पर जितने कोयले लदे होते हैं उन कोयलों को जलाकर जितना हम लोग जितना एनर्जी हीट करेंगे उतना मात्र 1 किलो का यूरेनियम अगर पटक देंगे ज़मीन पर तो उतना ही ज़्यादा मात्रा में वो हीट दे देगा। तो सोचिए यूरेनियम से कितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का हीट का उत्पादन होता है। तो उसके में आपके कई सारे चीज़ होते हैं, न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं उसमें वो संगठित करके मिलके बने होते हैं। उसका फिगर देखिए हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हमारा यूरेनियम जो होता है उसको हम लोग सबसे पहले जब बॉयलर सिस्टम बनाते हैं, ये अभी आगे पढ़ाना है फिर से इसको, फिर भी हल्का सा मॉडल दे रहे हैं आपको। जब यूरेनियम को हम लोग उसका जो बॉयलर होता है, बॉयलर में जब हीट करते हैं तो उसके विखंडन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट उसमें उत्पन्न होता है जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर, जो कि उसकी हीट को कम करेगा, बहुत ज़्यादा कम करेगा और उतना कम करेगा जितनी कि हमको आवश्यकता है। और इस हीट को कम करेंगे हम लोग कंट्रोल रॉड्स के द्वारा, फिर उसके माध्यम से हम लोग पानी को गर्म करते हैं। पानी को जब से ही गर्म करेंगे तो यहाँ से भाप बन जाएगा और ये भाप को फिर से हम लोग वही प्रक्रिया अपनाते हैं, स्टीम टरबाइन पे चलाएंगे और टरबाइन जैसे ही रोटेट करेगा तो हमको जनरेटर के द्वारा बिजली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जटिल समस्या यही होती है कि ये हमारा लीक नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से लीक हो गया तो पूरी की पूरी जो यूरेनियम है वो बाहर आसमान में फैल जाएगी और इतना ये नुकसान है पर्यावरण के लिए कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दूषित कर अभी जैसे कोरोना वायरस फैला है उसी तरह से एक भयानक वायरस फैलाकर कई लोगों की जान ले सकता है। तो ये इसके लिए बहुत ही सेफली काम किया जाता है इससे। ओके स्टूडेंट, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी इस तरह से काम करता है। तो फ्यूल के बारे में दिखाया गया कि फ्यूल एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ईंधन में मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो कार्बन का जो इस्तेमाल होता है वो मुख्य रूप से ईंधन के रूप में होता है। देखिए कोयले के बारे में बताया गया कि कार्बन उसमें ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा कार्बन उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। फ्यूल के बारे में देखते हैं। ईंधन सॉलिड फ्यूल, तो ईंधन के बारे में दिखाया गया सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैस या गैसेस फ्यूल। तो 3 प्रकार के फ्यूल बांटे गए हैं फ्यूल को, एक ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठोस ईंधन के रूप में कौन कौन से आएंगे? लकड़ी, कोयला, पीट, चारकोल, जो कि आपको पहले ही बता दिया चुका है कि लकड़ी, कोयला ये सब ठोस ईंधन है। लिक्विड फ्यूल, द्रव ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, ये भी हम लोग देखे हैं, आसानी से घरों में इस्तेमाल होता है, मिट्टी के तेल ये सब। गैस में एलपीजी गैस सिलेंडर में जो भरा जाता है और गाड़ियों में भी देखेंगे सीएनजी गैस चलती है, तो ये सब भी हमारी गैस जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट,
तीनों फ्यूल के बारे में हम लोग जानते हैं, बस उसको यहाँ पर देख लिया जा रहा है। ठीक है, पहले से ही आप लोग इसको बारे अच्छी तरह से जानते हो, देखे भी हो। अब देखिए एक चार्ट बनाया गया जिससे ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन तीनों के बारे में आसानी से थोड़ी अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ईंधनों के कैलोरीफिक मान को दिया गया है और इससे ये भी पता चल जाएगा कौन सा ईंधन अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा ईंधन खराब क्वालिटी का है। देखिए ईंधन के बारे में सबसे पहले ठोस ईंधन के बारे में देखते हैं। चूँकि पिट कोयला जो होता है हमारा सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिए हैं। लिग्नाइट कोयले को देखिए कैलोरीफिक वैल्यू 5000 है किलो कैलोरी प्रति जूल, यानी कि 1 किग्रा अगर लिग्नाइट कोयला को हम लोग जलाएंगे तो 5000 किलो के कैलोरी की ऊर्जा हमको मिलेगी। इसमें कार्बन की मात्रा देखिए 67% है और राख जो है 8% है। आपको पहले ही बोला गया है स्टूडेंट कि जो राख सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें राख ज़्यादा होगा तो वो ख़राब क्वालिटी का कोयला और राख कम होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाएगा। और जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो अच्छी क्वालिटी का कोयला और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो ख़राब क्वालिटी का कोयला माना जाएगा। उसके अलावा भी कैलोरीफिक मान देखिए, जिस कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 1 किलो में 1 किलो अगर एंथ्रासाइट कोयला को हम लोग जलाएंगे तो 85 किलो कैलोरी का ऊर्जा मिलेगा हमको। जबकि 1 किलो विटामिन का यहाँ पर 7600 होगा, सॉरी वो गलती से 76,000 हो गया है। तो 1 केजी अगर विटामिन कोयला को हम लोग करेंगे तो 7600 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलेगी। उसी तरह से अगर हम लोग द्रव ईंधन की बात करते हैं तो देखिए द्रव ईंधन में भारी तेल दिखा रहा है कि यहाँ पर कार्बन द्रव ईंधन लगभग सब सेम है। यहाँ पर फिर भी पेट्रोल को हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि पेट्रोल इस गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो महंगी महंगी गाड़ियों में। तो यहाँ पर देखिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कुछ ज़्यादा है, यानी 1 किलो अगर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल को अगर हम लोग बर्निंग करते हैं तो 11110 KCl यानी किलो कैलोरी है, इतनी ऊर्जा हमको मिलेगी। और जबकि डीजल में है 1 किलो में 11000 किलो कैलोरी। ये सब दिखाता है कि कौन अच्छी क्वालिटी का है, 1 किलो कितना जलाएंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर इसको भी दिखाया गया है, कोयला गैस को भी यहाँ पर 7600 है, यहाँ पर शायद 5200 होना चाहिए था, सॉरी बुक में देखना पड़ेगा हमको भी, तो 5200 होना चाहिए था। ये दिखा रहा है कि अगर इसकी आयतन कितनी होगी तो कितना कैलोरीफिक वैल्यू का ऊर्जा देगा। इस तरह से ये चैप्टर स्टूडेंट आपका समाप्त हो जाएगा। ओके।